थैंक यू। इस महीने 5वीं बार पूछ रही हूँ उस केस के बारे में। आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो बता दीजिए उस केस के बारे में। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्यों नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और बात, तुम्हें ना तो लेफ्ट देखना होगा, ना राइट देखना होगा, ना ही पीछे देखना होगा। ओके। दरवाजे के पास कोई खड़ा है। मजाक मत करो। वो अंदर आ गया कमरे में। उसके हाथ में कुछ दिख रहा है। कम ऑन। शायद चाकू है। वो तुम्हारे पीछे आ गया। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। नहीं! ये क्या था? आपने तो कहा कि आप सवाल पूछ रहे हो। मैंने सवाल पूछ भी लिया और मुझे मेरा जवाब मिल भी गया। लेकिन ये तुम्हें उस केस स्टडी के बारे में जानना था ना? हाँ, पर ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये कहानी है शौर्य की। शौर्य जो कि दिल्ली में रहता था और ट्रैकिंग का शौक रखता था। यही शौक उसको विगम माउंटेन रेंज तक ले आया। विगम? ये कैसा नाम है? हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। विगम के दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं। एक तरफ तो अच्छी खासी आबादी है, लेकिन दूसरी तरफ गिने चुने हुए लोग हैं। लेकिन गांव बहुत सुंदर है। फसल पैदावार बहुत अच्छी होती है, हरियाली बहुत अच्छी है। लेकिन उस गांव के अंदर एक ही कॉटेज है, टूरिस्ट कॉटेज, जिसमें साल में 2 बार बुकिंग मिलती है। वो भी या तो कपल को या फैमिली को या फिर किसी सिंगल ट्रैवलर को। ये जगह ट्रैकिंग ग्रुप्स में बहुत पॉपुलर था और इसी वजह से यहाँ की बुकिंग आसानी से नहीं मिलती थी। लेकिन लकीली इस बार शौर्य को यहाँ की बुकिंग मिल गई। थक हार के शौर्य शिवा के पास पहुंचा। वही शिवा जिसने एक दिन पहले शौर्य का सामान गेस्ट हाउस में रखवाया था। अरे कल आप ही तो ऊपर सामान रखने गए थे, कैसे बात कर रहे हो? सामान तो मैं रखने आया था, मुझे मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन आप अकेले थे बस। कैसी बात कर रहे हो यार? मैं कैसे बात करूँ? मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आप आराम से बात करिए। मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ।
तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? ढंग से बात कर। मैं ढंग से ही बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे प्रधान जी देखिए कैसी बात कर रहा हूँ मुझसे। ये झूठ बोल रहा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा क्या तुझे देखा नहीं था मुझे? आप जाओ, चलो आप मेरे साथ चलिए, आइए आइए कैसे बात कर रहे आइए 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 आप चलिए। हाँ अब बताइए क्या बात होगी? अरे सरपंच जी, कल मैं अपने दोस्त के साथ आया था और ये ना ये शिवा, यही तो मैं ऊपर गेस्ट हाउस तक छोड़ने के लिए गया था। हम दोनों का सामान भी इसने ऊपर रखा। सरपंच जी वो मेरी दोस्त सुबह से मिल नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ सुबह से और मैं इसके पास पूछने के लिए गया तो ये कह रहा है कि मैं अकेले ही आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये झूठ क्यों बोल रहा है। मैं और भी लोगों से पूछ चुका हूँ, हर कोई यही कह रहा है मैं अकेले आया था। और हाँ, कल महोत्सव में आपने भी तो हम दोनों को देखा था ना शायद? आए तो थे, शायद आपको गलतफहमी है, आप अकेले आए थे। क्या? हाँ, मेरी दोस्त का सामान मेरे रूम पे रखा हुआ है। मैं वो सामान लेके आऊँगा तभी शायद आपको विश्वास होगा कि वो मेरी दोस्त थी। ठीक है अब लेके आइए, आइए आइए। ठीक है। कमरे में उस सिंबल को देख के शौर्य डर गया और तुरंत ही समझ गया कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो उस गांव से निकल जाना चाहता था जितना जल्दी हो सके। उस गांव से निकलने के लिए एक ही बस थी जो कि शाम को 6 बजे जाती थी और उस वक्त दोपहर के 2 बजे होंगे। अब शौर्य के पास एक ही रास्ता बचा था और वो विगम माउंटेन रेंज पे ट्रैकिंग करके दूसरी तरफ जाने का था और शौर्य ने वही किया। काफ़ी देर ट्रैकिंग के बाद शौर्य एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहाड़ की आवाज़ रुक सी गई थी, मानो वो ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां समय के साथ सब कुछ थम सा गया हो। लेकिन समय ही तो शौर्य के पास नहीं था।
शौर्य की मोबाइल में जो कॉम्पास था उसने काम करना बंद कर दिया था, पर ढलते हुए सूरज की मदद से उसने यह अंदाजा लगाया कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। शौर्य के पास टाइम बहुत कम था और उसको पता था कि उसे जल्द से जल्द पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचना है, इससे पहले कि गांव वाले उस तक पहुंच जाएं। आखिरकार शौर्य विगम के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां दूर उसको आग जलती हुई दिखी। वहां कुछ लोग बैठ के बात कर रहे थे। शौर्य को लगा शायद ये लोग ही उसकी मदद कर पाए। वहां बैठे लोगों में उस गांव का सरपंच भी था। शौर्य ने सरपंच को उस दिन की पूरी घटना सुनाई। सरपंच ने शौर्य को दिलासा दिलाया कि वो सुबह होते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाएगा और उसकी कंप्लेन रजिस्टर करवाएगा। और सरपंच ने शौर्य को ये भी कहा कि वो उस रात सरपंच के घर रुक सकता है। अंशु, एक काम करिए, भैया को ऊपर वाले कमरे तक ले जाइए। अंशु ने शौर्य को एक अजीब कहानी सुनाई। अंशु ने बताया कि विगम माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ जो गांव है वो किसी जमाने में बंजर हुआ करता था। वहां पे इक्का दुक्का घर थे और गिने चुने हुए लोग रहते थे। वहां के लोगों ने अपने एंशिएंट गॉड्स यानी कि कुल देवता से अपनी सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना की और कुल देवता ने खुश होकर जवाब भी दिया। वो जवाब तो नहीं था, वो शर्त थे और शर्त के अनुसार वहां के लोग साल में 2 बार अपने कुल देवता को खुश करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस देते थे और बदले में कुल देवता उस गांव को उपजाऊ हरा भरा बनाए रखते थे। अंशु ने शौर्य को एक और अजीब सी बात बताई। उसने बोला उस गेस्ट हाउस से जो लोग विगम माउंटेन रेंज ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वो इस गांव में नहीं आते, वापस वो उसी गांव से बस पकड़कर शहर चले जाते हैं।
इसका मतलब शौर्य अपनी फ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पे गया था। हाँ, शौर्य अपनी फ्रेंड आशना के साथ विगम पे ट्रैकिंग के लिए गया था। वो लोग शाम को उस गांव में पहुंचे थे और उसी दिन उस गांव में एक महोत्सव भी था। उन लोगों ने महोत्सव अटेंड किया और रात में अपने कॉटेज में जाके सो गए। अगले दिन सुबह आशना जल्दी उठी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ गांव वालों ने आशना को अकेले देखा और उसका पीछा करने लग गए। आशना को जब ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो वो विगम की तरफ भागी। उन्होंने आशना का पीछा वहां भी किया। आशना को उन्होंने लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन आशना किसी तरह से खुद को छुड़ा के विगम की दूसरी तरफ भागी। तो इसका मतलब वो माला आशना की थी। सही कहा, वो माला गांव वालों से छीना झपटी के दौरान विगम की पहाड़ी में कहीं गिर गई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, आशना विगम की दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी और कुछ गांव वालों की मदद से वहां के सरपंच से मिली। उसके बाद सरपंच ने उसकी बात सुनी और अंशु को कहा कि उसको कमरे में ले जाए जहां वो थोड़ी देर आराम कर सके। जैसे ही आशना की आंख लगी, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ठीक उसी तरह शौर्य उस गांव में पहुंचा और वहां के सरपंच से मिला। सरपंच ने उसकी बात सुनी और रात वहीं रुकने के लिए कहा। अंशु जिस कमरे में शौर्य को लेके गया, ठीक बराबर वाले कमरे में आशना थी। आशना ने शौर्य की आवाज सुन ली थी और अपने कमरे से बाहर निकल के शौर्य के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। जब आशना का कमरा बंद था तो वो बाहर कैसे निकली? अंशु की मदद से। शौर्य को कमरे में छोड़ने के बाद अंशु ने आशना के कमरे का दरवाजा बाहर से खोल दिया था। आशना कमरे से बाहर निकल के शौर्य के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसको डर था कि उसकी आवाज सुन के आसपास के लोग वहां आ जाएंगे। मतलब दोनों तरफ के गांव वाले मिले हुए थे। बिल्कुल सही कहा। चूंकि उस गांव में खेतीबाड़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ के लोग उस गांव पे हेवीली डिपेंडेंट थे और ना चाहते हुए भी यहाँ के लोग उस गांव के लोगों का साथ देते थे। अच्छा। अंशु की बात से शौर्य पहले से ही डरा हुआ था। हालांकि आशना उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन उसको लग रहा था गांव वाले उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहे हैं। गांव वालों ने आशना को मार दिया है और अब इसको भी मार देंगे। तो वो कौन था जिसने आशना का हाथ पकड़ा था? वो सरपंच था। वही सरपंच जिसने शौर्य को दिलासा दिलाया था कि अगले दिन सुबह उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। शौर्य को दरवाजा खोल देना चाहिए था। अगर वो दरवाजा खोल देता तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर पाते। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें भी तो पता था कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, पर फिर भी तुमने पीछे मुड़ के देखा। इसी को डर कहते हैं। तो उन दोनों का क्या हुआ? तुम्हें विगम का मतलब पता है? नहीं। पता करो, तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।